मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 52 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर माँ उपन्यास सर्च करके सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के 53वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। माँ का भय फफूंदी की तरह उसके हृदय में बढ़ता जा रहा था और उसका दम घोंटे दे रहा था। मुकदमे के दिन अदालत की तरफ जाते समय उसके लिए अपना सिर उठाना या सीधे तनकर चलना भी कठिन हो गया। फैक्ट्री के मजदूरों की बस्ती के जान पहचान वाले लोगों ने उसे सलाम किया तो वह चुपचाप सिर हिलाकर उनके सलाम का जवाब देती हुई भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई। एकत्रित जन समुदाय पर गंभीरता छाई हुई थी। बरामदे में और अदालत के कमरे में उसकी मुलाकात उन लोगों के रिश्तेदारों से हुई जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। वे भी बहुत धीमी आवाज में बातें करते। माँ को ऐसा लग रहा था कि ये सब शब्द बेकार थे, वे उन्हें समझ ही नहीं पा रही थी। सबके हृदय में एक ही पीड़ा थी। माँ इस बात को समझ गई और इससे उसकी व्यथा और भी बढ़ गई। आओ बैठ जाओ, सिजो ने बेंच पर एक तरफ को सरकते हुए कहा। माँ चुपचाप बैठ गई और अपना स्कर्ट ठीक करके उसने चारों ओर नजर डाली। उसकी आंखों के आगे हरे और लाल धब्बे और धारियां और बहुत पतले पतले पीले धागे नाच रहे थे। तुम्हारे बेटे ही के कारण मेरे ग्रीसा पर यह मुसीबत आई, माँ के पास बैठी हुई एक औरत ने धीमी आवाज में कहा। बंद करो यह बकवास नतल्ला, सीजो ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा। माँ ने उस औरत की तरफ देखा। वह समोइलो की माँ थी। उसके बगल में उसका पति बैठा था जो एक गंजा सुडौल आदमी था। उसका चेहरा पतला और लंबी सी लाल दाढ़ी थी। वह आंखें सिकोड़ कर लगातार सामने घूर रहा था और उसकी दाढ़ी कांप रही थी। ऊंची ऊंची खिड़कियों से, जिन पर बाहर की तरफ बर्फ जमी हुई थी, अदालत के कमरे में एक धुंधली सी रोशनी आ रही थी। दो खिड़कियों के बीच में एक चमकदार सुनहरे फ्रेम में जार की तस्वीर लगी हुई थी। खिड़कियों पर पड़े हुए कत्थई रंग के मोटे मोटे पर्दों की सिलवटों के दोनों तरफ फ्रेम का कुछ भाग ढक रखा था। तस्वीर के सामने एक मेज थी जिस पर हरी बनात बिछी हुई थी। मेज की लंबाई लगभग एक दीवार से दूसरी दीवार तक थी। दाहिनी तरफ की दीवार से मिला हुआ एक कटहरा था जिसमें दो लकड़ी की बेंचें पड़ी हुई थीं। बाईं तरफ की दीवार के सहारे हत्थेदार कुर्सियों की दो कतारें लगी हुई थीं। इन कुर्सियों की गद्दियों पर भी कत्थई रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ था। हरे कॉलरों और सुनहरे बटनों वाली वर्दियां पहने अदालत के चपरासी चुपचाप इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। घुटी हुई हवा में खुसुर फुसुर की आवाज और दवाओं की बू बसी हुई थी। ये सब चीजें, ये रंग और चमक, आवाजें और खुशबुएं उसकी आंखों और कानों को दुखदाई प्रतीत हो रही थीं और श्वास के साथ उसके शरीर में घुसकर उसके हृदय में एक खोखला कष्टप्रद भय उत्पन्न कर रही थी। सहसा कोई ऊंचे स्वर में बोला। माँ चौंक पड़ी और जब सब लोग उठकर खड़े हो गए तो वह भी सिजो का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। बाईं तरफ एक ऊंचा सा दरवाजा खुला और ऐनक लगाए हुए एक बूढ़ा फुदकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके भूरे चेहरे पर सफेद गलमुच्छे झूल रहे थे। उसकी मूछें बिल्कुल सफाचट थीं और ऊपर वाले मसूड़े में भी एक भी दांत न होने के कारण ऊपर वाला होठ अंदर को चला गया था। उसकी ठोड़ी और जबड़े उसकी वर्दी के ऊंचे से कॉलर पर इस तरह टिके हुए थे
कि मानो उसके गर्दन हो ही नहीं। एक लंबा सा नौजवान जिसके गोल चिकने चेहरे पर लाली थी उसे सहारा दिए हुए था। उसके पीछे तीन आदमी सुनहरी झालरों वाली वर्दियां पहने और तीन आदमी साधारण पोशाक में चले आ रहे थे। उन्हें उस लंबी सी मेज के पास अपनी अपनी जगहों पर बैठने में काफी समय लगा। जब वे ठीक से बैठ गए तो एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी सफा चढ़ थी और जिसके चेहरे पर हर चीज के प्रति एक विरक्ति का भाव था, सामने झुककर अपने मोटे मोटे होठ हिला हिलाकर उस बूढ़े के कान में कुछ कहने लगा। बूढ़ा विचित्र ढंग से तनकर सीधा बैठा हुआ उसकी बात सुनता रहा। उसकी ऐनक के शीशों के पीछे मां को दो छोटे छोटे नीरस धब्बे दिखाई पड़ रहे थे। मेज के एक सिरे पर एक और लिखने की मेज रखी हुई थी, जिसके पास एक लंबा सा आदमी खड़ा था जिसका सिर कुछ कुछ गंजा हो चला था। उसने दस्तावेजों के पन्ने उलटते हुए अपना गला साफ किया। बूढ़ा आगे झुककर बोलने लगा। वह अपने वाक्यों के पहले शब्द तो बहुत साफ उच्चारित करता था, पर बाकी शब्द इस तरह गडमड होकर निकलते थे कि उन्हें समझना भी कठिन था। मैं ऐलान करता हूं, मुलजिमों को हाजिर किया जाए। देखो, सिजो ने मां को कोहनी से ठेलते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। कटहरे का पीछे वाला दरवाजा खुला और एक सिपाही कंधे पर नंगी तलवार लिए हुए अंदर आया। उसके पीछे पावेल, अंद्रेई, फ्योदोर माजिन, दोनों गुसेव भाई, समैलो, बुकिन, सोमो और अन्य 5 नौजवान थे जिनके नाम मां नहीं जानती थी। पावेल मुस्कुराया और अंद्रेई ने भी खिसे निकालकर सिर हिलाया। न जाने क्यों उनकी मुस्कुराहट उनके सप्राण चेहरों और हाव भाव से अदालत के कमरे के अस्वाभाविक वातावरण का तनाव कम हो गया। सुनहरी झालरों की चमक फीकी पड़ गई। कैदी अपने साथ जो आत्मविश्वास और उत्साह की भावना लेकर आए थे, उससे मां के हृदय में फिर साहस का संचार हुआ। पीछों की बेंचों से, जहां अब तक लोग निराशा भाव से प्रतीक्षा कर रहे थे, एक शांत मर्मर ध्वनि सुनाई दी। वे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, सिजो ने चुपके से कहा। समैलो की मां धीरे धीरे सिसक रही थी। खामोश, किसी ने कठोर स्वर में डांटा। मैं चेतावनी देता हूं, बूढ़े ने कहा। पावेल और अंद्रेई एक दूसरे के बगल में सामने वाली बेंच पर माजिन, समैलो और गुसेब के साथ बैठे थे। अंद्रेई ने अपनी दाढ़ी मुड़ा दी थी, पर मूछें बढ़ा ली थी। उसकी मूछें नीचे की ओर लटकी हुई थी, जिसके कारण उसकी सूरत बिल्लियों जैसी लगने लगी थी। उसके चेहरे पर एक नया भाव आ गया था। उसके मुंह पर कटुता और व्यंग का भाव था और आंखों में तिरस्कार। माजिन के ऊपरी होठ पर एक काली रेखा सी दिखाई देने लगी थी और उसका चेहरा गोल हो गया था। समैलो के बाल हमेशा की तरह घुंघराले थे और इवान गुस्सेव हमेशा की तरह बत्तीसी खोलकर मुस्कुरा रहा था। आह, फ्योदोर, फ्योदोर, सिजो ने सिर झुकाकर कराहते हुए कहा। मां उन अबोधग्रस्त प्रश्नों को सुनती रही जो वह बूढ़ा उन कैदियों की तरफ देखे बिना अपना सिर अपने कॉलर पर निश्चल भाव से टिकाए उनसे पूछ रहा था। उसने अपने बेटे के शांत तथा संक्षिप्त उत्तर भी सुने और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बड़े जज और उसके सहायक उन लोगों के साथ निर्दयता का व्यवहार नहीं करेंगे। यह अनुमान लगाते हुए कि इस मुकदमे का फल क्या होगा, उसने जब मेज के सामने बैठे हुए लोगों के चेहरों को ध्यान से देखा तो उसे अपने हृदय में बढ़ती हुई आशा का आभास हुआ। उस चिकने चुपड़े चेहरे वाले अफसर ने सपाट स्वर में एक कागज पढ़कर सुनाया। उसकी आवाज इतनी उकता देने वाली थी कि श्रोता मूर्तिवत बैठे रहे। 4 वकील मुलजिमों से बड़ी तल्लीनता से बातचीत कर रहे थे। उनकी गति में तेजी और जोर था और उन्हें देखकर मां को अनायासी बड़ी सी काली चिड़िया की याद आती थी। बूढ़े के एक तरफ हत्थेदार कुर्सी में एक जज का स्थूल शरीर समा नहीं पा रहा था। इस जज की छोटी छोटी आंखें चर्बी की तहों में दबकर रह गई थीं। बूढ़े के दूसरी तरफ गोल कंधों वाला एक जज बैठा था, जिसके गलमुच्छे खिजाबी रंग के और चेहरा पीला था। वह अपना सिर कुर्सी की पीठ पर टिकाए
आंखें बंद किए इस प्रकार कल्पना के पंखों पर उड़ रहा था, मानो बहुत उकता गया हो। सरकारी वकील के चेहरों पर भी उकताहट और थकान के चिन्ह थे। जजों के पीछे 3 और आदमी बैठे थे। एक तो मेयर, जो गठे हुए शरीर का रूपदार व्यक्ति था और लगातार अपने गालों को थपथपा रहा था। दूसरा मार्शल ऑफ द नोबिलिटी, जिसके बाल सफ़ेद और गाल लाल लाल थे। उसकी लंबी सी दाढ़ी और बड़ी बड़ी प्यार भरी आंखें थी। तीसरा था जिलाधीश, जो शायद अपनी विशालकाय तोंद से बहुत परेशान था, क्योंकि वह बार बार उसे अपने कोट के दामनों से ढकता था, पर वे बार बार फिसल जाते थे। यहाँ न कोई अपराधी है न कोई जज, पावेल का दृढ़ स्वर सुनाई दिया। यहाँ सिर्फ कैदी हैं, और वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें कैदी बनाया है। अदालत में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक माँ को कलम की तेज ससराहट और अपने दिल की धड़कन के अलावा और कुछ भी सुनाई न दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि बड़े जज भी सारी बातें सुन रहे थे और आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके सहकारी हिले डुले। आखिरकार बड़े जज ने कहा, हाँ अंद्रेई नाखुदका, क्या तुम अपने जुर्म को कबूल करते हो? अंद्रेई धीरे धीरे उठा और अपने कंधे ऊंचे करके मुझे ऐंठते हुए उसने आंखें तरेर कर बूढ़े की तरफ देखा। मैं इस जुर्म का इकबाल कैसे कर सकता हूं? उसने अपनी धीमी सुरीली आवाज में कंधे बिचकाकर उत्तर दिया, मैंने न किसी का कत्ल किया है और न किसी के घर चोरी की है। मैं तो सिर्फ जिंदगी के उस ढर्रे के खिलाफ हूं जो लोगों को एक दूसरे को लूटने और कत्ल करने पर मजबूर कर देता है। संक्षेप में जवाब दो, बूढ़े ने बड़ी कोशिश करके कहा। पीछे की बेंचों पर कुछ खलबली हुई। लोग खानाफूसी करने लगे और इधर उधर सरकने लगे, मानो अपने आप को उस शब्द जाल से मुक्त कर रहे हों जो उस चिकनी सूरत वाले ने उनके चारों ओर बुन रखा था। सुना क्या कह रहे हैं वे लोग? सिजो ने चुपके से कहा। जवाब दो फ्योदोर माजिन। नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा, फ्योदोर ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखें चमक रही थीं और न जाने क्यों वह अपने हाथ पीछे किए हुए था। सिजो ने एक गहरी सांस ली और मां की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैंने अपनी सफाई में वकील करने से इनकार किया था और मैं खुद अपनी सफाई में कुछ कहने से भी इनकार करता हूं। मैं इस मुकदमे को गैर कानूनी समझता हूं। आप हैं कौन? क्या जनता ने आपको हमारा न्याय करने का अधिकार दिया है? नहीं, कभी नहीं दिया, और इसीलिए मैं आपके अधिकार को मानने से इनकार करता हूं। वह बैठ गया और उसने अपना तमतमाया हुआ चेहरा अंद्रेई के कंधे के पीछे छुपा लिया। मोटे जज ने बड़े जज की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और उसके कान में चुपके से कुछ कहा। पीले चेहरे वाले जज ने अपनी आंखें खोली, एक नज़र कैदियों को कनखियों से देखा और अपने सामान रखे हुए कागज पर पेंसिल से कुछ लिख लिया। जिलाधीश ने अपना सिर हिलाया और अपने पैर खिसकाए ताकि वह अपनी तोंद ज्यादा आसानी से घुटनों पर टिका सके और उसे अपने हाथों से ढक सके। अपना सिर घुमाए बिना बूढ़े ने अपना पूरा शरीर उस लाल बालों वाले जज की तरफ मोड़ा और बिना कुछ आवाज निकाले अपने होठ हिलाने लगा। दूसरे जज ने अपना सिर झुका दिया। मार्शल ऑफ द नोबिलिटी ने सरकारी वकील से कुछ कहा और मेयर, जो अब तक अपने गाल थपथपा रहा था, उसकी बात सुनने का प्रयत्न करने लगा। इसके बाद बड़ा जज फिर अपने नीरस स्वर में बोलने लगा। सुना उसने कैसा जवाब दिया उन्हें? सिजो ने आश्चर्य के भाव से मां के कान में कहा। सबसे अच्छा रहा उसका जवाब। मां परेशान होकर मुस्कुरा दी। इस समय जो कुछ हो रहा था वह उसे शीघ्र ही होने वाली उस भयानक बात की एक उकता देने वाली और अनावश्यक भूमिका मालूम हो रहा था, जिसकी क्रूर भयावहता इन सारी बातों पर छा जाने वाली थी। परंतु पावेल और आंद्रेई के शब्दों में उसे वहीं निर्भीकता और दृढ़ता की गूंज सुनाई दी थी, मानो वे शब्द अदालत में नहीं बल्कि मजदूरों की बस्ती के उसके छोटे से घर में कहे गए हों। फ्योदोर के जोशीले भाषण से उसके हृदय में भी उत्साह जागृत हुआ।
इस मुकदमे में कोई अत्यंत साहसपूर्ण बात हो रही थी और माँ के पीछे बैठे हुए लोगों की हलचल से यह अंदाजा होता था कि वह अकेली नहीं थी जिसे इस बात का आभास हो। आपकी क्या राय है? बूढ़े ने पूछा। गंजा सरकारी वकील उठा और छोटी मेज पर हाथ टिकाकर जल्दी जल्दी बोलते हुए उसने एक भाषण दिया जिसमें उसने कुछ आंकड़े बताए। उसके स्वर में कोई डरावनी बात नहीं थी। इसी समय माँ को ऐसा लगा कि उसका हृदय सूखता जा रहा है, जैसे उसके हृदय में चींटियां सी काट रही हैं। उसे वातावरण में किसी द्वेषपूर्ण वस्तु के अस्तित्व का अस्पष्ट सा आभास हो रहा था, जो अपनी मुट्ठियां हिला हिलाकर चिल्ला तो नहीं रही थी, पर चुपके चुपके बिना किसी के जाने हुए बढ़ती जा रही थी। वह वस्तु जजों के पास मंडरा रही थी और ऐसा प्रतीत होता था कि उसने उन्हें एक अभेद्य बादल में ढक लिया है, जिसके कारण उन पर बाहर की किसी चीज का प्रभाव हो ही नहीं सकता। माँ ने जजों की तरफ देखा पर उन्हें समझ न सकी। वे पावेल और फ्योदोर पर नाराज नहीं हुए, जैसा कि उसे डर था। उन्होंने उनका अपमान भी नहीं किया और उसे तो ऐसा लगा कि वे जो प्रश्न पूछते थे उनको वे स्वयं भी कोई महत्व नहीं देते थे। उनके रवैये में हर चीज के प्रति एक उदासीनता थी और वे मजबूर होकर अपने प्रश्नों का उत्तर सुनते थे, मानो सब कुछ उन्हें पहले से ही मालूम हो और किसी बात से कोई फर्क पड़ने वाला न हो। अब राजनीतिक पुलिस का एक सिपाही उनके सामने खड़ा गहरी भारी आवाज में कह रहा था, पावेल ब्लासो के बारे में कहा जाता है कि वही उकसाने में सबसे आगे था। और ना खुद का? मोटे जज ने क्षीण स्वर में पूछा। वह भी। एक वकील उठ खड़ा हुआ। मैं एक बात कह सकता हूं? उसने पूछा। आपको कोई एतराज तो नहीं है? बूढ़े ने किसी से पूछा। सभी जज सूरज से बीमार लग रहे थे। उनके हाव भाव और स्वर में एक अस्पष्ट उकताहट व्यक्त होती थी और उनके चेहरों पर भी यही थकान और उकताहट थी। यह स्पष्ट था कि वे इन सब चीजों से तंग आए हुए थे। वर्दियां, अदालत, राजनीतिक पुलिस के सिपाही, वकील अपनी हत्थेदार कुर्सियों पर बैठकर प्रश्न पूछने और मुकदमे की कार्रवाई सुनने की मजबूरी। वह पीले चेहरे वाला अफसर जिसे मां जानती थी, अब उनके सामने खड़ा नाक के सुर में जोर जोर से पावेल और अंद्रेई के बारे में जो कुछ जानता था बता रहा था। तुम्हें बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। उसकी बातें सुनकर मां सोचने लगी। मां ने कटहरे के पीछे बैठे हुए लोगों को देखा। उसे अब उनके लिए न कोई डर था और न उसे उन पर तरस ही आ रहा था। उन पर तरस भी आ कैसे सकता था? उसके हृदय में केवल प्रेम और विस्मय की भावना थी। एक शांत विस्मय, एक प्रफुल्लित प्रेम। वे दीवार के पास बैठे थे, नौजवानी से भरपूर और दृढ़। वे गवाहों और जजों की नीरस बातों और सरकारी वकील के साथ वकीलों की बहस की ओर प्रायः कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। बीच बीच में उनमें से कोई व्यंग्यपूर्वक हंस पड़ता था और अपने साथियों से कुछ कहता और उन सबके चेहरों पर वही व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट दौड़ जाती। पावेल और अंद्रेई प्रायः लगातार ही सफाई के वकील से, जिसे माँ ने पिछली रात निकोलाई के घर पर देखा था, कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। माजिन, जो दूसरों के अपेक्षा अधिक चंचल और उत्तेजित था, उनकी बातें सुन रहा था। बीच में इवान गुसेव से समोइलो कुछ कह देता था और इवान उसे कोहनी मारकर अपनी हंसी रोकने की इतनी कोशिश करता कि उसका चेहरा लाल हो जाता, गाल फूल जाते और उसे मजबूर होकर अपना सिर नीचे झुका लेना पड़ता। 2 बार तो वह ठहाका मारकर हंस भी पड़ा, पर इसके फौरन ही बाद अपने हंसी को वश में रखने के लिए कुछ देर तक बिल्कुल गठरी बना बैठा रहा। सब कैदी नौजवान थे और उनकी नौजवानी उनके उबलते हुए जोश को दबाने के हर प्रयत्न का मुकाबला कर रही थी। सिजो ने धीरे से माँ को कोहनी से ठेला। माँ ने मुड़कर देखा कि वह बहुत खुश है, पर साथ ही चिंतित भी है। माँ, देखो, ये लड़के कितने हिम्मत वाले हैं, उसने माँ के कान में कहा। बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते। अदालत के कमरे में गवाह जल्दी जल्दी और बेदिली से और जज लोग बड़े अनमनेपन तथा उदासीनता से आपस में बातें कर रहे थे।
मोटे जज ने अपना मोटा सा हाथ मुंह के सामने रखकर जम्हाई ली। लाल रंग के गलमुच्छों वाले जज का चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था और थोड़ी थोड़ी देर बाद वह कनपटी पर उंगली रखकर बड़ी व्यथित मुद्रा बनाकर सूनी आंखों से छत की ओर देखने लगता था। बीच में कभी कभी सरकारी वकील कुछ लिख लेता और फिर चुपके चुपके मार्शल ऑफ दी नोबिलिटी से बातें करने लगता, जो अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरकर अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें नचाता और खूबसूरत अपनी गर्दन पीछे तान लेता। मेयर टांग पर टांग रखे बैठा उंगलियों से एक घुटने पर तबला बजा रहा था और अपनी उंगलियों को घूर रहा था। जिलाधीश, जिसने अपनी तोंद घुटनों पर टिकाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था, वहां पर शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इन सब आवाज़ों की उकता देने वाली भनभनाहट सुन रहा था। संभव है कि वह बूढ़ा भी, जो इस तरह निश्चल बैठा था जैसे हवा न चलने पर वायु की दिशा बताने वाली पंखी निश्चल हो जाती है, इस श्रेय का अधिकारी रहा हो। यह ढोंग इतनी देर तक चलता रहा कि दर्शकगण उकताहट के कारण बिल्कुल शिथिल हो गए। मैं ऐलान करता हूं, बूढ़े ने खड़े होकर कहा। बाकी शब्द उसके पतले होठों में खोकर रह गए। लोगों के आहें भरने, सहसा चौंक कर कुछ कहने, खांसने और पैर खिसकाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कैदियों को वहां से बाहर ले जाया गया। वे अपने सगे संबंधियों और मित्रों को देकर मुस्कुराए और उन्होंने सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। येगोर, हिम्मत न हारना, युवान गुस्सेव ने चिल्लाकर कहा। माँ और सिजो बाहर बरामदे में चले गए। चलकर कहीं कहीं एक प्याली चाय न पी आए? बूढ़े ने पूछा। अभी तो 1.5 घंटे का वक्त है हमारे पास। मेरा जी नहीं चाह रहा है। जी तो मेरा भी नहीं चाह रहा है। क्या ख्याल है तुम्हारा उन लड़कों के बारे में? क्यों? वे वहां इस शान से बैठे थे जैसे दुनिया में उनके अलावा और कोई है ही नहीं। उन्हें और किसी बात की बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। और क्यों? और वह प्योदर, समैलो का बाप, अपनी हैट हाथ में लिए उनके पास आया। तुमने मेरे गिगरी को देखा? उसने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने अपनी तरफ से कोई सफाई पेश करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उनसे बात तक नहीं की। सबसे पहले उसी ने यह किया। पेला गया, तुम्हारा बेटा वकील करने के हक में था, पर मेरे बेटे ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद 4 और लोगों ने इनकार किया। उसकी पत्नी उसके पास ही खड़ी थी। वह तेजी से पलके झपकाकर अपने आंसू रोक रही थी और रुमाल के कोने से नाक पोंछती जाती थी। बड़ी अजीब बात है, समोइलो ने अपनी दाढ़ी पकड़े फर्श पर नजरें जमाए हुए कहा। इन शैतानों को देखकर बड़ा अफसोस होता है कि ये नाहक इस झमेले में फंस गए। फिर यह भी ख्याल होता है कि मुमकिन है वे ठीक ही हों, खास तौर पर जब हम देखते हैं कि कारखाने में उनकी तादाद कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। पुलिस एक एक करके सबको गिरफ्तार करती जाती है, पर उनकी तादाद नदी में मछलियों की तरह बढ़ती जा रही है। यह देखकर ख्याल होता है कि शायद ताकत उन्हीं की तरफ हो। स्टेपान पेत्रोविच, हम लोगों के लिए इन बातों का सिर पैर समझना मुश्किल है, सिजो ने कहा। हाँ, मुश्किल तो है, समैलो ने सहमति प्रकट की। कमबख्त, बड़े ही हट्टे कट्टे हैं सबके सब, समैलो की पत्नी ने जोर से नाक से सांस लेते हुए कहा। फिर वह अपने चौड़े भरे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर माँ को संबोधित करके बोली, नीलोना, मुझसे खफा ना होना। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे बेटे को दोष दे रही थी, मगर भगवान ही जानता है कि दोष सबसे ज्यादा किसका है। तुमने सुना राजनीतिक पुलिस के सिपाहियों और जासूसों ने हमारे ग्रिगोरी के बारे में क्या कहा? उस लाल बालों वाले शैतान ने भी कुछ कम हिस्सा नहीं लिया था इन सब बातों में। उसे अपने बेटे पर गर्व था, पर शायद वह स्वयं भी अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रही थी। पर माँ उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए उसने बड़े प्यार से मुस्कुराकर हृदय से निकले हुए शब्दों में उत्तर दिया। नौजवानों के दिल सच्चाई को हमेशा ज्यादा जल्दी पहचान लेते हैं। लोग बरामदे में टहल रहे थे और छोटे छोटे झुंड बनाकर धीमी पर उत्तेजित आवाज में बातें कर रहे थे। शायद ही कोई ऐसा रहा हो जो अकेला खड़ा हो। हर व्यक्ति के चेहरे पर बात करने, सवाल पूछने
और दूसरों की बातें करने की उत्सुकता थी। वे दीवारों के बीच उस पतले से सफेद गलियारे में इस तरह टहल रहे थे मानो तेज हवा उन्हें उड़ाए ले जा रही हो। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी ऐसी ठोस चीज की तलाश में हैं जिस पर वे लंगर डाल सकें। बुकिन का बड़ा भाई, जो एक लंबा सा आदमी था और अपने भाई की तरह ही गोरा था, जोर जोर से हाथ हिलाकर कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा था। वह क्लेपानो जिलाधीश, उसे यहां होने का कोई हक ही नहीं है। कोस्तातीन, बस चुप रहो, एक नाटे कद के बूढ़े ने, जो उसका बाप था, चारों तरफ जल्दी से देख कर कहा। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। सुना गया है कि पर साल उसने अपने एक क्लर्क को उसकी पत्नी के चक्कर में मार डाला और अब वह उसी औरत के साथ रहता है। आखिर यह है क्या? इसके अलावा हर आदमी जानता है कि वह चोर है। कोस्तातीन, ईश्वर के लिए चुप रहो। ठीक तो कहता है, समैलो ने कहा। बिल्कुल ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि इस मुकदमे में इंसाफ हो रहा है। बुकिन ने उसकी बात सुनी और अपने साथियों को लिए हुए वहीं आ गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वह अपने दोनों हाथ हिला हिलाकर बोल रहा था। जब कोई कत्ल या चोरी का मामला होता है तो जूरी के सामने मुकदमा पेश होता है, जिसमें आम लोग होते हैं, किसान, शहर के लोग। उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन जब लोग हाकिमों का विरोध करते हैं तो यही हाकिम उनके मुकदमे का फैसला करते हैं। आखिर यह है क्या? अगर कोई आदमी मेरा अपमान करे और मैं उसके जबड़े पर एक घूसा रसीद कर दूं और वही आदमी मेरा फैसला करने के लिए बिठा दिया जाए तो वह तो मुझे अपराधी ठहराएगा ही। लेकिन इससे पहले गलती किसने की? उसने। लेकिन इससे पहले गलती किसने की? उसने। एक सफेद बालों वाले संतरी ने, जिसकी नाक बिल्कुल तोते की जिसकी नाक बिल्कुल तोते की चोंच जैसी थी और सीना तमगों से ढका हुआ था, भीड़ को तीतर बितर कर दिया और बुकिन की तरफ उंगली हिलाकर बोला, चिल्लाओ नहीं, यह शराब खाना नहीं है। ठीक है, मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारूं और खुद ही फैसला करने बैठ जाऊं तो तुम्हारे ख्याल से मैं किसे मेरा ख्याल तो यह है कि मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगा और कुछ नहीं होगा। संतरी ने धमकाते हुए कहा। मुझे निकाल दोगे? किस लिए? इतना शोर जो मचा रहे हो, सड़क पर निकाल दूंगा। बुकिन ने अपने चारों ओर खड़े हुए लोगों को देखा। वे सब लोगों की जबान बंद रखना चाहते हैं। उसने आवाज धीमी करके कहा, क्यों न जबान बंद रखें? तुमने समझ क्या रखा है? बूढ़े ने रुखाई से चिल्लाकर कहा। बुकिन ने अपने कंधे बिचका दिए और धीमी आवाज में बोलने लगा। आखिर लोगों को मुकदमे की कार्रवाई सुनने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? सिर्फ रिश्तेदारों को ही क्यों इजाजत है? अगर मुकदमा इंसाफ से हो रहा है तो सबको सुनने दो, डर किस बात का है? मुकदमा तो इंसाफ से नहीं हो रहा है, इसमें तो किसी को भी कोई शक ही नहीं हो सकता। समैलो ने ऊंचे स्वर में जोर देकर कहा। माँ उसे बताना चाहती थी कि उसने निकोलाई को मुकदमे के बारे में क्या कहते सुना था, पर पहली बात तो यह कि वह सब कुछ समझी नहीं थी और फिर वह कुछ शब्द भूल भी गई थी। इन शब्दों को याद करने का प्रयत्न करती हुई वह एक तरफ को चली गई और उसने देखा कि सुनहरी मूछों वाला एक नौजवान उसे देख रहा है। वह दाहिना हाथ अपने पतलून की जेब में डाले हुए था, जिसके कारण उसका बायां कंधा दाहिने कंधे से कुछ नीचा लग रहा था। माँ को उसकी यह विशिष्टता कुछ पहचानी हुई मालूम हुई, पर उसने जल्दी से अपनी पीठ फेर ली और माँ उसे भूल गई। वह अपने विचारों में खोई हुई थी। लेकिन एक मिनट बाद उसने किसी को चुपके से पूछते सुना, कौन? वह? हाँ, किसी ने खुशी भरी जोरदार आवाज में उत्तर दिया। माँ ने मुड़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह नौजवान, जिसका एक कंधा ऊंचा था, पास ही खड़ा एक दूसरे नौजवान से बातें कर रहा था, जिसके काली दाढ़ी थी और जो छोटा सा कोट और घुटनों तक के बूट पहने था। माँ ने परेशान होकर याद करने का प्रयत्न किया कि उसने उसे कहाँ देखा था, पर उसे याद न आया। उसकी प्रबल इच्छा हो रही थी कि वह लोगों को अपने बेटे के ध्येय के बारे में बताए। वह जानना चाहती थी कि आखिर लोग उसके खिलाफ क्या कहते हैं, ताकि वह अंदाजा लगा सके कि मुकदमे का फैसला क्या होगा।
क्या यही तरीका है मुकदमा चलाने का? उसने सतर्क रहकर सिजो से कहना आरंभ किया। वे सारी देर यही मालूम करने की कोशिश करते हैं कि किसने क्या किया। ईश्वर कोई ध्यान ही नहीं देता कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। और वे सब बूढ़े हैं। नौजवानों का मुकदमा तो नौजवानों के सामने पेश होना चाहिए। होना तो यही चाहिए। सिजो ने सहमति प्रकट की। हमारे लिए ये सब बातें समझना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। उसने विचार मग्न होकर अपना सिर हिलाया। संतरी ने अदालत के कमरे का दरवाजा खोल दिया। कैदियों के रिश्तेदार, अपना टिकट दिखाएं, उसने आवाज लगाई। टिकट? किसी ने व्यंग से कहा। क्या कोई सर्कस है? लोगों में एक स्पष्ट सी झुंझलाहट दिखाई पड़ रही थी। वे ज्यादा बातें कर रहे थे। उनका तनाव कम हो गया था और वे बात बात पर संतरियों से उलझ पड़ते थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 53 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।